नमस्कार। आज हम अपनी पृथ्वी के जो बड़े-बड़े हिस्से हैं ना, महाद्वीप और महासागर, उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास भूगोल से जुड़े कुछ नोट्स और स्टडीज हैं। कोशिश ये रहेगी कि ये जानकारी आसान लगे और ये भी समझ आए कि ये जमीन और पानी के टुकड़े दुनिया बनाते कैसे हैं, क्यों जरूरी हैं ये सब, खासकर उनके लिए जो परीक्षा की तैयारी में है या बस दुनिया को जानना चाहते हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ नाम या आंकड़े नहीं देखेंगे। मतलब कौन कहाँ है, कितना बड़ा है, लोग कितने हैं, ये तो है ही। पर साथ में ये भी कि उनकी खासियत क्या है, वो क्यों मायने रखते हैं। एक तरह से समझने हैं कि ये बंटवारा क्यों है और कैसे काम करता है। और हाँ, आखिर में एक मजेदार तरीका भी है इन सब नामों को याद रखने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये भौगोलिक खोजबीन। सबसे पहले एक मोटी तस्वीर बनाते हैं पृथ्वी की। हमारे नोट्स के हिसाब से धरती पर करीब 71% तो पानी ही है हाँ, 71% पानी। और सिर्फ 29% जमीन। मतलब ज्यादातर हिस्सा पानी वाला है। बिल्कुल। और ये जो 29% जमीन है ना, इसी पर हमारे 7 महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट्स बसे हुए हैं। बाकी जो नीला नीला दिखता है नक्शे पर, वो 5 बड़े महासागर यानी ओशंस हैं। यही हमारी पृथ्वी का ढांचा है। अच्छा, पर नक्शे पर कोई जगह, मान लीजिए कोई शहर, वो ठीक कहाँ है ये कैसे पता लगता है? वो कुछ रेखाएं होती है ना, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये असल में काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब असली नहीं है, हमने समझने के लिए बनाई है। इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं, वो पृथ्वी को आड़े में मतलब हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ओके, इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण का पता चलता है, लैटिट्यूड से। हाँ, लैटिट्यूड रेखाएं यही बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में है। और लॉन्गिट्यूड, वो कैसे काम करती है? वैसे ही प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ये पृथ्वी को खड़े में वर्टिकली बांटती है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो लॉन्गिट्यूड रेखाएं बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितनी पूरब में है या पश्चिम में। नोट्स में दिया है कि कुल 360 लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं और 180 लैटिट्यूड रेखाएं हैं। अच्छा, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं मिलकर एक जाल जैसा बना देती हैं पूरी पृथ्वी पर। बिल्कुल, एक ग्रिड कह सकते हैं। जैसे शहर में गली नंबर और मकान नंबर से पता मिलता है ना, हाँ, वैसे ही इन रेखाओं के कटने की जगह से मतलब इंटरसेक्शन से पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट की एकदम सटीक लोकेशन पता चल जाती है। समझ गया। ये बेसिक तो क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन बड़े बड़े जमीनी हिस्सों, महाद्वीपों को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला एशिया। एशिया नाम ही काफी है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। एरिया देखें तो करीब 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर और आबादी दुनिया की लगभग 60% यहीं रहती है। बाप रे, 60%? हाँ हाँ, भारत, चीन, रूस जैसे कितने बड़े और अहम देश इसी महाद्वीप में हैं। और सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यहाँ विविधता कमाल की है। एक तरफ तो दुनिया की छत तिब्बत का पठार और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर यही है। दूसरी तरफ गोबी और अरब जैसे विशाल रेगिस्तान भी यही है। नदियां देखें तो एशिया की सबसे लंबी चांगचिया नदी चीन में और हमारी गंगा नदी यही बहती हैं। हाँ, गंगा तो जीवनदायिनी है। और हिमालय पर्वत तो है ही इसकी पहचान। इतनी आबादी, इतने संसाधन, शायद इसीलिए से दुनिया का पावर हाउस भी कहते हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सही बात है। एशिया के बाद दूसरा नंबर आता है अफ्रीका का। एरिया लगभग 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और एक खास बात, दुनिया में सबसे ज्यादा देश, 54 देश यही हैं। हाँ, 54 देश। मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, सब यही हैं। इसकी क्या पहचान है? अफ्रीका कई मामलों में खास है। एक तो इक्वेटर इसके लगभग बीच से निकलती है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ ज्यादातर मौसम गर्म रहता है। फिर दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी यही है, 6,650 किलोमीटर। इसी ने मिस्र की सभ्यता को पाला। नील नदी? हाँ, सुना है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, वो भी यही है। सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो, शानदार विक्टोरिया फॉल्स, सब अफ्रीका में। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो हमारे नोट्स में है, इंसान के सबसे पुराने फॉसिल्स मतलब जीवाश्म यही मिले हैं। सच में? हाँ, इसीलिए इसे मानवता का जन्मस्थान या क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं।
मतलब हम सब की कहानी यहीं से शुरू हुई। वाह, मानवता का जन्मस्थान, ये तो अद्भुत बात है। अच्छा, अफ्रीका के बाद तीसरा है उत्तरी अमेरिका, लगभग 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यहाँ यूएसए और कनाडा जैसे बड़े विकसित देश हैं। बिल्कुल। उत्तरी अमेरिका की पहचान है इसकी ऊंची पर्वतमालाएं जैसे रॉकी माउंटेन्स, बड़ी नदियां हैं जैसे मिसिसिपी, और हाँ, वो 5 विशाल झीलें ग्रेट लेक्स, वो भी यही हैं। मीठे पानी की झीलें हैं ये। ग्रेट लेक्स, हाँ, उनका नाम सुना है। ये व्यापार के लिए भी जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल, पानी तो मिलता ही है, साथ में जहाज वगैरह चलते हैं, इंडस्ट्रीज को बहुत मदद मिली इनसे। यहाँ मौसम में भी बड़ा फर्क है, कहीं बहुत ठंड तो कहीं रेगिस्तान जैसी गर्मी। और क्योंकि यूएसए यहाँ है तो इसे एक बड़ी इकोनॉमिक पावर माना जाता है। आर्थिक शक्ति। अच्छा, अब थोड़ा नीचे चलें दक्षिण अमेरिका की तरफ। चौथा नंबर एरिया में करीब 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ब्राजील, अर्जेंटीना यही है। यहाँ क्या खास है? दक्षिण अमेरिका सुनते ही 2 नाम आते हैं दिमाग में, अमेज़न नदी और एंडीज पर्वत। अमेज़न? हाँ, अमेज़न नदी पानी के बहाव में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये, और इसका जो जंगल है अमेज़न वर्षावन, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के फेफड़े क्यों? क्योंकि ये जंगल इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है कि पूरी पृथ्वी के मौसम पर असर डालता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी हुआ फिर। बहुत। और दूसरी तरफ है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल रेंज है ये। महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर फैली है। इग्वाज़ू फॉल्स भी यहीं हैं। नोट्स बताते हैं कि ये महाद्वीप अपनी बायोडाइवर्सिटी, मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। अमेज़न और एंडीज, जबरदस्त। अब आते हैं यूरोप पर। साइज में काफी छोटा है, लगभग 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, पर दुनिया पर असर बहुत डाला है इसने। करीब 44 देश हैं यहाँ, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली। छोटा होकर भी इतना असरदार कैसे? यूरोप का प्रभाव उसके इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ की नदियाँ जैसे थेम्स और डैन्यूब व्यापार के लिए, शहरों के लिए जरूरी रहीं। पर शायद सबसे बड़ी वजह है कि जो मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और खासकर औद्योगिक क्रांति, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। औद्योगिक क्रांति? हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18वीं 19वीं सदी में जो स्टीम इंजन बने, फैक्ट्रियां लगी, उसने सिर्फ यूरोप नहीं पूरी दुनिया को बदल दिया। आज भी आप देखें तो एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड में यूरोप काफी आगे है। अच्छा, तो औद्योगिक क्रांति की वजह से इसका इतना प्रभाव रहा। ठीक है। अब वो महाद्वीप जो सबसे छोटा है, करीब 8.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और मजे की बात, ये एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है। इसका अंदर का ज्यादातर हिस्सा सूखा रेगिस्तान है, जिसे आउटबैक कहते हैं। आउटबैक? हाँ, लेकिन इसके उत्तर पूर्वी किनारे पर दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, हजारों किलोमीटर लंबी। समंदर के नीचे एक अलग ही दुनिया है वहाँ। और दूसरी खास बात, यहाँ के जानवर, कंगारू, कोआला, प्लैटिपस, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलते अपने आप। हाँ, कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया की पहचान ही है। ऐसा क्यों है कि ये जानवर वहीं मिलते हैं? क्योंकि ये महाद्वीप लाखों सालों तक बाकी दुनिया से कटा रहा, अलग थलग, तो यहाँ जीवन अलग तरह से विकसित हुआ। अच्छा, दिलचस्प है। और अब आखिरी महाद्वीप, सबसे ठंडा, सबसे बर्फीला, और जहां कोई रहता नहीं, अंटार्कटिका। एरिया में 5वां है, करीब 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पर लोग क्यों नहीं रहते यहाँ? बर्फ। इसका जवाब है बर्फ। अंटार्कटिका का करीब 98% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका है। कहीं कहीं तो ये चादर 2 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। 2 किलोमीटर मोटी बर्फ? हाँ, और ठंड इतनी कि तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है। इसलिए इंसान वहां बस नहीं सकता। यहाँ कोई देश भी नहीं है। 1961 में एक संधि हुई थी, अंटार्कटिक ट्रीटी। उसके तहत ये जगह सिर्फ साइंस और शांति के लिए रखी गई है। मतलब अलग-अलग देश यहाँ अपने रिसर्च स्टेशंस चलाते हैं। वैज्ञानिक यहाँ मौसम, ग्लेशियर, अंतरिक्ष, इन सब पर स्टडी करते हैं। पेंगुइन वगैरह यहीं रहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे बड़ी नेचुरल लैब है, कह सकते हैं। एक बर्फीली लैब। तो ये हो गए 7 महाद्वीप, सब अपनी अपनी जगह खास। अब जरा उस 71% हिस्से को देखते हैं जो पानी है, महासागर। नोट्स के हिसाब से 5 मुख्य महासागर हैं। और सबसे गहरा है पैसिफिक ओशन।
प्रशांत महासागर। पृथ्वी का आधे से ज्यादा पानी इसी में है। सबसे बड़ा प्रशांत, ठीक है। दूसरा है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच है, तो सदियों से व्यापार के लिए सबसे व्यस्त रास्ता रहा ये। व्यापार मार्ग। तीसरा है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ये अकेला महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है, हिंदुस्तान यानी भारत पर। ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। हिंद महासागर भारत के नाम पर, ये तो गर्व की बात है। बिल्कुल। चौथा है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका के चारों तरफ है। इसे हाल ही में अलग महासागर माना गया है क्योंकि इसका पानी और इसकी धाराएं थोड़ी अलग हैं। अच्छा, इसे नया माना गया है। हाँ, अपेक्षाकृत नया है। और पांचवां सबसे छोटा और ठंडा है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव के पास है और ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महासागर सिर्फ पानी नहीं है, ये पृथ्वी के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, एक तरह से एसी का काम करते हैं। एसी का काम कैसे? इनकी जो धाराएं हैं ना, करंट्स, वो गर्म पानी को इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं और ठंडा पानी वापस लाती हैं। इससे पूरी दुनिया का तापमान बैलेंस रहता है। बारिश, बादल, मौसम, सब कुछ काफी हद तक इन्हीं महासागरों पर निर्भर करता है। इनके बिना शायद पृथ्वी पर जीवन ही न होता जैसा हम जानते हैं। मतलब जमीन रहने के लिए और पानी जीने लायक मौसम बनाने के लिए गजब का तालमेल है। चलिए इन पांचों महासागरों की गहराई और विशेषताओं को और करीब से समझते हैं, एक एक करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे प्रभावशाली महासागर से, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। प्रशांत। इसका नाम का मतलब है शांतिपूर्ण। लेकिन क्या यह वाकई शांत है? जानकारी तो कुछ और कहती है, जैसे तेज लहरें, भूकंपीय हलचलें। हाँ, ये नाम और हकीकत का एक दिलचस्प विरोधाभास है। असल में पुर्तगाली खोजकर्ता मैगलन को ये अपनी यात्रा के दौरान थोड़ा शांत मिला था, तो उन्होंने नाम रख दिया। अच्छा, मैगलन ने? हाँ, लेकिन असलियत में ये महासागर रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल केंद्र में है। इसके किनारों पर दुनिया के लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। 75%? हाँ, और लगभग 90% भूकंप भी यहीं आते हैं। ओह। ये सीधे तौर पर महासागर के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं ना, उनकी भयंकर गतिविधि से जुड़ा है, जहां प्लेटें टकराती हैं या फिर एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं। समझ गया। और आकार में तो ये वाकई विशाल है, लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हाँ, बहुत बड़ा। मतलब ये अकेला ही पृथ्वी के कुल जमीनी हिस्से से भी बड़ा हो गया। बिल्कुल। और गहराई के मामले में भी यही राजा है। पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच, वो भी इसी में है। हाँ, मारियाना ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर गहरा। 11 किलोमीटर। जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट को भी अगर उल्टा करके इसमें डुबो दें तो भी उसकी चोटी सतह से करीब 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। हाँ, वो गहराई की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है। और इसकी लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को छूता है। और इसमें द्वीपों की संख्या भी कमाल की है। स्रोतों के मुताबिक 25,000 से ज्यादा द्वीप। 25,000? हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये द्वीप श्रृंखलाएं अपने आप में अलग अलग संस्कृतियों और इकोसिस्टम्स का घर है। सही। साथ ही प्रशांत महासागर वैश्विक जलवायु पैटर्न, जैसे वो एल नीनो और ला नीना होते हैं ना, हाँ, सुना है, उनको भी बहुत हद तक प्रभावित करता है, जिसका असर फिर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो प्रशांत सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला है और भूगर्भीय रूप से सबसे ज्यादा एक्टिव भी है। बिल्कुल सही। चलिए, इसकी विशालता के बाद अब उस महासागर की ओर बढ़ते हैं जिसने इतिहास में दुनिया को जोड़ने में शायद सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, लगभग 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसके आकार में नहीं है, इसकी लोकेशन देखिए। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच स्थित है। हाँ। और सदियों से ये व्यापार, खोज और लोगों के आने जाने का मुख्य मार्ग रहा है। इसे अक्सर समुद्री व्यापार का हाईवे भी कहा जाता है। समुद्री हाईवे, हाँ, ये सही शब्द है, क्योंकि दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से कई इसी से गुजरते हैं। एग्जैक्टली। और इसकी समुद्री धाराएं भी तो बहुत खास हैं, है ना? खासकर वो गल्फ स्ट्रीम,
जानकारी में इसका जिक्र है कि कैसे ये गर्म पानी की धारा उत्तरी अमेरिका के तट से निकलकर यूरोप की ओर बहती है। बिल्कुल। और गल्फ स्ट्रीम का असर जबरदस्त है। ये गर्म पानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मौसम को काफी हद तक कंट्रोल करता है। अच्छा, कैसे? इसी वजह से तो लंदन या पेरिस जैसे शहर, जो अक्षांश के हिसाब से कनाडा के बर्फीले हिस्सों के पास हैं, उतने ठंडे नहीं होते। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये अटलांटिक का एक तरह का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम समझ लीजिए। क्या बात है। इसके अलावा ठंडी धाराएं भी हैं, जैसे लैब्राडोर करंट। ये सब मिलकर एक जटिल समुद्री सर्कुलेशन सिस्टम बनाती हैं, जो पूरी दुनिया में गर्मी और पोषक तत्वों को बांटने में मदद करता है। और ऐतिहासिक रूप से भी कोलंबस से लेकर बाद के यूरोपीय खोजकर्ताओं तक अटलांटिक ही वो मंच था जहां मतलब नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संपर्क हुआ। बिल्कुल, इसने तो इतिहास का रुख ही बदल दिया। सही। तो अटलांटिक मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन और ऐतिहासिक जुड़ाव का महासागर है। सही कहा। अब तीसरे महासागर पर आते हैं, जो अपने नाम में ही एक अनोखी पहचान रखता है, हिंद महासागर। हाँ, हिंद महासागर। ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत पर पड़ा है। बिल्कुल। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। भारत इसके उत्तर में प्रमुखता से स्थित है, जबकि पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशियन द्वीप हैं। और इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो आज के दौर में बहुत अहम है। पुराने जमाने में ये मसाला मार्ग यानी स्पाइस रूट के लिए जाना जाता था। हाँ, स्पाइस रूट, जहां से कीमती मसाले, रेशम और दूसरा सामान यूरोप तक पहुंचता था। आज ये मार्ग एक नए रूप में महत्वपूर्ण है। दुनिया का लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार इसी महासागर से होकर गुजरता है। 80%? हाँ, खासकर वो जो फारिस की खाड़ी से तेल निकलता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य जैसे जो संकरे रास्ते हैं ना, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहते हैं, हाँ, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन की तरह हैं। तो ये सिर्फ भारत के नाम पर ही नहीं है, बल्कि भारत और कई दूसरे देशों के लिए आर्थिक और सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, जो हमारे लिए इतने जाने पहचाने हैं, इसी हिंद महासागर का हिस्सा है। हाँ, और यहाँ मॉनसून हवाओं का भी बड़ा प्रभाव रहता है, जो इस पूरे क्षेत्र के मौसम और खेती के लिए बहुत जरूरी है। सही। तो हिंद महासागर मतलब व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं पृथ्वी के दक्षिणी छोर की ओर, जहां एक कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से नया नामकरण वाला महासागर है, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। हाँ, जिसे पहले तो लोग अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों का ही दक्षिणी हिस्सा मानते थे। हाँ, मानते थे, लेकिन साल 2000 में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने इसे आधिकारिक तौर पर 5वें महासागर के रूप में मान्यता दे दी। अच्छा, 2000 में? ओके। हाँ, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। और ये सिर्फ एक बाउंड्री बनाने की बात नहीं है। दक्षिणी महासागर की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है। यहाँ अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ACAC, हाँ, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा है। सबसे शक्तिशाली? हाँ, और ये एकमात्र ऐसी धारा है जो बिना किसी जमीनी बाधा के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अरे वाह! ये धारा अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के पानी को मिलाती है और वैश्विक समुद्री परिसंचरण और गर्मी के वितरण में एक इंजन की तरह काम करती है। मतलब ये पृथ्वी के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ। जानकारी में से पृथ्वी का प्राकृतिक AC भी कहा गया है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। इसका ठंडा घना पानी सतह से गहराई में डूबता है और वो जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है ना, हाँ, सुना है, उसका हिस्सा बनता है, जो दुनिया भर के महासागरों में तापमान और नमक की मात्रा को संतुलित करने में मदद करता है। अच्छा। यहाँ तैरते हुए विशाल हिमखंड मतलब आइसबर्ग्स आम बात है, और इसका इकोसिस्टम भी बहुत अनोखा है। क्रिल, पेंगुइन, सील, व्हेल जैसे जीव जो इन ठंडे पानी के आदी हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो दक्षिणी महासागर मतलब ठंडा, शक्तिशाली धाराओं वाला और वैश्विक जलवायु का एक प्रमुख रेगुलेटर। बिल्कुल सही। और अब आते हैं हमारी सूची के आखिरी और सबसे छोटे महासागर पर, आर्कटिक महासागर। ये पृथ्वी के एकदम उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक महासागर, हाँ, लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये पांचों में सबसे छोटा है। काफी छोटा है दूसरों के मुकाबले। हाँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी बर्फ।
साल के ज्यादातर समय इसका बड़ा हिस्सा समुद्री बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन के कारण ये बर्फ तेजी से पिघल रही है। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। ये कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का के जरिए जैसे देशों से घिरा हुआ है। और इस बर्फ के नीचे छिपे संसाधनों की भी काफी चर्चा होती है ना, जो खासकर तेल और गैस के भंडार। हाँ, ऐसा अनुमान है कि यहाँ दुनिया के अनदेखे तेल और गैस भंडारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ माइनिंग करना बहुत मुश्किल है और विवादास्पद भी। क्यों? देखिए, मौसम बहुत कठोर है, जगह बहुत दूर है, इकोसिस्टम बहुत नाजुक है और वहाँ रहने वाले जो मूल निवासी समुदाय हैं, उनके अधिकार भी हैं। ये सब बड़े मुद्दे हैं। बात तो सही है। इसके अलावा जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्दर्न सी रूट। अच्छा, नए रास्ते। हाँ, ये रास्ते एशिया और यूरोप या उत्तरी अमेरिका के बीच की दूरी को काफी कम कर सकते हैं। तो जाहिर है शिपिंग कंपनियों की रुचि इसमें बढ़ रही है। तो मतलब आर्कटिक सिर्फ बर्फीला और छोटा ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य के संसाधनों, नए व्यापार मार्गों और जाहिर है बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का केंद्र भी बन रहा है। बिल्कुल। यहाँ देशों के अपने अपने आर्थिक क्षेत्र यानी EEZs को लेकर दावे भी हैं। अच्छा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और राजनीति का एक बहुत जटिल मिश्रण देखने को मिलता है। तो संक्षेप में आर्कटिक सबसे छोटा, बर्फीला, उत्तरी ध्रुव पर स्थित, संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से संवेदनशील महासागर है। ठीक है, तो हमने पांचों महासागरों का एक संक्षिप्त लेकिन काफी जानकारी भरा सफर तय कर लिया, प्रशांत की गहराई से आर्कटिक की बर्फ तक। हाँ। अगर हम इन्हें महाद्वीपों से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जैसे प्रशांत एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को जोड़ता है। अटलांटिक यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच है। सही। हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को छूता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी महाद्वीपों से घिरा है। बिल्कुल। और कुछ मुख्य तथ्य जो शायद याद रखने लायक है, एक क्विक रिकैप जैसा। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, सबसे छोटा है आर्कटिक। ठीक है। सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच प्रशांत में है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 3 महासागरों से गुजरती है, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। अच्छा, 3 से? हाँ। ओके। किसी देश के नाम वाला एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, भारत के नाम पर। सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग वाला है अटलांटिक, वो हाईवे वाला। हाँ। जलवायु का प्रमुख इंजन है दक्षिणी महासागर, अपनी ACC धारा के साथ। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप वाला क्षेत्र है प्रशांत, रिंग ऑफ फायर के कारण। बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट्स याद रखने में मदद करेंगे। लेकिन इतनी सारी जानकारी, खासकर इन महासागरों के नाम और उनके आकार का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इसका कोई आसान तरीका है, कोई ट्रिक? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत पॉपुलर और आसान मेमोरी ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखना है, पैसा। पैसा? जैसे हिंदी उर्दू का शब्द पैसा? हाँ, वही पैसा। अच्छा, ये कैसे काम करता है? बहुत आसान है। इस शब्द का हर अक्षर एक महासागर के नाम का पहला अक्षर है। और कमाल की बात यह है कि ये उनके आकार के घटते क्रम में भी है। अरे वाह, बताइए जरा। देखिए, P = पैसिफिक प्रशांत, ये सबसे बड़ा है। A = अटलांटिक अटलांटिक, ये दूसरा सबसे बड़ा। I = इंडियन हिंद, तीसरा सबसे बड़ा। S = सदर्न दक्षिणी, चौथा सबसे बड़ा। A = आर्कटिक और ये सबसे छोटा। पैसा, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी, आर्कटिक। और ये आकार के हिसाब से भी है, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक। ये तो वाकई शानदार ट्रिक है ना? अब ये क्रम भूलना मुश्किल होगा। ये छोटी छोटी तरकीबें सीखने को वाकई मजेदार बना देती हैं। बिल्कुल, और जटिल जानकारी को सरल बनाना ही तो हमारा उद्देश्य है। तो हमने पृथ्वी के जमीनी हिस्सों यानी 7 महाद्वीपों और जलीय हिस्सों यानी 5 महासागरों का एक खाका समझ लिया है। हाँ, एक बेसिक समझ बन गई है। और ये सिर्फ नाम या नक्शे याद करना नहीं है जैसा आपने कहा, बल्कि ये समझना है कि हमारा ग्रह कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे ये सिस्टम काम करते हैं और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और ये समझ लगातार बदलती भी रहती है, विकसित होती रहती है। जैसे हमने दक्षिणी महासागर की बात की, उसे हाल ही में अलग पहचान मिली, या आर्कटिक
बारिश का महत्व कैसे बदल रहा है। भूगोल कोई स्थिर विषय नहीं है, ये तो पृथ्वी और उस पर जीवन की एक गतिशील कहानी है। बिल्कुल सही कहा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु की। एक ऐसा सिस्टम जो कभी बहुत गर्म, कभी एकदम बारिश वाला। जी, और ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा है। खेती, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। हाँ, तो आज हम जो स्रोत देख रहे हैं उनसे कोशिश करेंगे भारत की इस कॉम्प्लेक्स जलवायु को समझने की, खासकर मॉनसून को। बिल्कुल, मानसून तो जैसे इसकी जान है। मकसद साफ है, जो भी जानकारी हमारे पास है उसमें से जरूरी बातें निकालना, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। हाँ, कि यहाँ इतनी विविधता क्यों है, मौसम कैसे घूमता है, मॉनसून का पूरा चक्कर क्या है, और देश के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो अक्सर सुनने में आती है, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। हाँ, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मौसम का बड़ा हिस्सा हवाओं के उलटने पलटने और उनसे होने वाली बारिश पर टिका है। मतलब सीजनल रेनफॉल पैटर्न। सही, साल का एक बड़ा हिस्सा बारिश लाता है, जो जमीन और जिंदगी दोनों के लिए जरूरी है। अच्छा, और इसमें वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका क्या रोल है? हाँ, वो बहुत अहम है। देखिए, ये रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। हाँ हाँ। और ये देश को मोटे तौर पर 2 क्लाइमेट जोन में बांट देती है। रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल, जहाँ गर्मी और उमस ज्यादा रहती है। बिल्कुल, साल भर तापमान ऊंचा। और रेखा के उत्तर वाला हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय, यानी सब ट्रॉपिकल। वहाँ मौसम ज्यादा बदलता है, मतलब कड़क गर्मी भी और सर्दी भी। जी हाँ, ज्यादा एक्सट्रीम मौसम। तो ये पहला बड़ा विभाजन है, अक्षांशीय स्थिति का असर। ठीक है, तो लैटिट्यूड पहला बड़ा कारण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। भारत में इतनी वैरायटी क्यों है? और भी तो फैक्टर्स होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं। जैसे एक बड़ा फैक्टर है समुद्र से दूरी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो शहर समुद्र के किनारे हैं, जैसे मुंबई, वहाँ तापमान साल भर ज्यादा नहीं बदलता। हाँ, मतलब मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है समुद्र का। सही, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। पर जैसे ही आप अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली, तो गर्मी भी जबरदस्त और सर्दी भी। हाँ, इसे महाद्वीपीयता कहते हैं। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी। समुद्र तापमान को बैलेंस रखता है। ठीक है, और तीसरा फैक्टर ऊंचाई, एल्टीट्यूड। जी, ऊंचाई, ये तो हम सबने महसूस किया है। पहाड़ों पर जाते हैं तो ठंडक लगती है। हाँ हाँ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है, तापमान गिरता है। इसीलिए दिल्ली में चाहे जितनी गर्मी हो, शिमला ठंडा रहता है। बिल्कुल, जबकि दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, तो ऊंचाई एक बड़ा अंतर पैदा करती है। और फिर एक बहुत बड़ा प्लेयर, हिमालय, हमारी स्थलाकृति, मतलब रिलीफ फीचर्स। हाँ, हिमालय तो सिर्फ दुनिया की छत नहीं है, वो भारत का मौसम रक्षक भी है। वो कैसे? उत्तर से जो बहुत ठंडी जमा देने वाली हवाएं आती हैं, साइबेरिया से, हाँ। हिमालय उन्हें भारत में घुसने से रोकता है, एक दीवार की तरह खड़ा है। अच्छा, अगर हिमालय न होता तो उत्तर भारत में सर्दी और ज्यादा पड़ती? कहीं ज्यादा कठोर होती। लेकिन इसका एक और रोल है, ये दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को भी रोकता है। अच्छा। हाँ, वो नमी वाली हवाएं हिमालय से टकराकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं। और फिर बारिश करती हैं उत्तर भारत के मैदानों में। जी, तो डबल रोल है, सर्दी से बचाना और मानसून में बारिश लाना। वाह। तो ये सारे फैक्टर्स, लैटिट्यूड, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पहाड़ और खुद मानसून हवाएं भी तो हैं। हाँ, मानसून हवाएं तो सबसे बड़ा फैक्टर हैं ही। उनके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और फिर छोटे लेवल पर ओशन करंट्स और लोकल हवाएं भी असर डालती हैं। तो ये सब मिलके, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करके भारत की इतनी अलग अलग जलवायु बनाते हैं। बिल्कुल, कहीं रेगिस्तान, कहीं घने जंगल, कहीं बर्फीले पहाड़, ये सब इन्हीं फैक्टर्स का मिला-जुला नतीजा है। और ये बहुत सेंसिटिव बैलेंस है ना। जरा सा भी कुछ बदला तो मौसम पे असर। सही कहा। जैसे समुद्र के तापमान में हल्का सा बदलाव भी एल नीनो ले आता है, मॉनसून गड़बड़ा जाता है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस सिस्टम के एक और अहम हिस्से पर आते हैं, भारत की ऋतुएं, सीजन्स। स्रोत बताते हैं कि मोटे तौर पर 4 हैं। हाँ, 4 मुख्य मौसम हैं जो मॉनसून के चक्र से ही जुड़े हैं। पहला है शीत ऋतु, कोल्ड वेदर सीजन। दिसंबर से फरवरी वाला। जी, इस टाइम उत्तर भारत में मौसम ठंडा, साफ, सुहावना रहता है।
कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी बारिश या बर्फबारी हो जाती है पहाड़ों पर। अच्छा, और दक्षिण भारत में? वहां उतनी ठंड नहीं होती, पर तमिलनाडु तट पर इसी समय उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, फिर सर्दी के बाद? फिर आती है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, हॉट वेदर सीजन, मार्च से मई तक। उफ, वो तो भयंकर होती है उत्तर और मध्य भारत में। हाँ, तापमान 40-45 डिग्री या उससे भी ऊपर, और वो गर्म हवाएं, लू। हाँ, लू चलती है। इसी समय जमीन खूब तप जाती है। जी, और यही तपन मानसून को बुलाने की तैयारी करती है। और फिर आता है हीरो, दक्षिण पश्चिम मानसून, जून से सितंबर। हाँ, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ये भारत की लाइफलाइन है। देश की लगभग 75% बारिश इसी दौरान होती है। खेती के लिए तो ये अमृत है बिल्कुल। नदियां, तालाब सब भर जाते हैं। जी। केरल तट से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। लेकिन ये एक साथ नहीं आता ना, 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है। हाँ, ये जानना रोचक है। एक अरेबियन सी ब्रांच है, अरेबियन शाखा, जो पश्चिमी तट और सेंट्रल इंडिया में बारिश करती है। सही। और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये नॉर्थ ईस्ट और गंगा के मैदानों की तरफ। जी, और हर साल इनकी रफ्तार, इनकी इंटेंसिटी थोड़ी अलग हो सकती है। यहीं पर वो मेमोरी ट्रिक काम आ सकती है, AB, अरेबियन और बंगाल। हाँ, याद रखने के लिए अच्छा है। ठीक है, जून से सितंबर हो गया। फिर सितंबर के बाद हवाएं वापस लौटने लगती हैं। इसे कहते हैं मॉनसून की वापसी की ऋतु, रिट्रीटिंग मॉनसून, अक्टूबर नवंबर। इस समय मौसम कैसा रहता है? आसमान ज्यादा साफ हो जाता है, दिन में हल्की गर्मी, रातें अच्छी सुहावनी, और बारिश मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र के तटों पर होती है। बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर? जी हाँ, लौटती हुई हवाएं। तो इन 4 ऋतुओं का क्रम याद रखने के लिए एक और ट्रिक है, कोल्ड हॉट साउथ रिट्रीट। कोल्ड हॉट साउथ रिट्रीट। ठीक है, शीत, ग्रीष्म, दक्षिण पश्चिम मानसून और फिर वापसी। अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो हर मौसम का अपना रोल है, पर इकोनॉमी और सोसाइटी पर सबसे गहरा असर तो साउथ वेस्ट मानसून का ही है। हाँ, हमारी खेती तो आज भी काफी हद तक इसी पर निर्भर है। बिल्कुल, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी, खरीफ की फसलें, चावल, कपास, सोयाबीन, दालें, सब मानसून पर टिकी हैं। अच्छा मानसून मतलब अच्छी फसल, गांव में पैसा, महंगाई काबू में। और कमजोर मानसून मतलब सूखे का डर, खेती का संकट, पूरी इकोनॉमी पर प्रेशर। ये निर्भरता बहुत बड़ी है। मानसून पर थोड़ी और बात करते हैं। ये सिस्टम बनता कैसे? ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता क्यों है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, गर्मियों में जब भारत की जमीन खूब तप जाती है, हाँ, तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। सही, और उसी समय हिंद महासागर उतना गर्म नहीं होता, तो वहाँ हाई प्रेशर होता है। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बिल्कुल, तो हिंद महासागर से नमी उठाकर हवाएं भारत की गर्म जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं। लेकिन ये दक्षिण पश्चिम से क्यों आती हैं? वो पृथ्वी के घूमने की वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट, हवाएं सीधी ना आकर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं इक्वेटर पार करके दाहिनी ओर मुड़ती हैं, तो उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए साउथ वेस्ट मानसून। जी, और फिर जैसा हमने कहा, ये 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। अरब सागर वाली पश्चिमी घाट से टकराकर? हाँ, वेस्टर्न कोस्ट पर जोरदार बारिश, मुंबई, केरला, सब जगह। और बंगाल की खाड़ी वाली? वो आगे बढ़कर नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मेघालय की पहाड़ियों से टकराती है। वहीं पर मौजिनराम है, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। जी हाँ, यहीं फिर ये हवाएं हिमालय के साथ साथ पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और गंगा के मैदानों में बारिश करती हुई आगे बढ़ती हैं। ये तो हो गया साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन एक और मानसून है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला। हाँ, उत्तर पूर्व मानसून, इसे विंटर मानसून भी कह देते हैं कभी कभी, अक्टूबर नवंबर में। इस समय क्या होता है? अब स्थिति उलट जाती है। जमीन ठंडी होने लगती है तो वहां हाई प्रेशर बनता है। हिंद महासागर तब भी अपेक्षाकृत गर्म होता है, तो वहां लो प्रेशर। तो हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं? सही, उत्तर पूर्व दिशा से, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये बारिश कहाँ करती हैं? ये हवाएं सूखी होती हैं जमीन से आते हुए, लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो कुछ नमी उठा लेती हैं। अच्छा। और फिर ये मुख्य रूप से तमिलनाडु तट, आंध्र के दक्षिणी हिस्से और थोड़ा बहुत केरला और कर्नाटक में सर्दियों की बारिश करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल साइकिल। हाँ। पर कुछ बाहरी चीजें भी तो असर डालती हैं। एल नीनो, ला नीना, सुना है? हाँ, ये बड़े प्लेयर्स हैं। ये दरअसल प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के तापमान में होने वाले बदलाव हैं।
पैसिफिक ओशन, इतनी दूर उसका असर यहाँ भारत की मॉनसून पर। जी हाँ, पूरी दुनिया का मौसम जुड़ा हुआ है। एल नीनो में क्या होता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर साउथ अमेरिका के पास जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है? उस गर्मी से हवा ऊपर उठती है और पूरी दुनिया का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न बदल जाता है। इसका असर ये होता है कि भारत की तरफ आने वाली नमी वाली मानसूनी हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं, या उनका रास्ता बदल जाता है। हाँ, नतीजा भारत में मानसून की बारिश औसत से कम, सूखे का खतरा बढ़ जाता है। और ला नीना इसका उल्टा है। बिल्कुल, लानीना में पूर्वी प्रशांत ठंडा रहता है, जो अक्सर भारतीय मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। बारिश नॉर्मल या ज्यादा हो सकती है। ये तो वाकई कमाल की बात है कि हजारों किलोमीटर दूर का असर यहाँ पड़ता है। जी, एक और चीज है जो सर्दियों में असर डालती है, खासकर उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हाँ, ये नाम सुनते हैं सर्दियों में। ये क्या है? ये असल में मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के पास बनने वाले कम दबाव के सिस्टम है, तूफान जैसे। अच्छा। ये सर्दियों में ऊपरी हवाओं, जेट स्ट्रीम के साथ बहकर पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से तक पहुंचते हैं। और यहाँ आकर ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में हल्की से मीडियम बारिश करते हैं और हिमालय राज्यों में बर्फबारी। अच्छा, तो सर्दियों की बारिश इनसे होती है। हाँ, और ये रबी की फसलों के लिए, खासकर गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो मतलब मॉनसून सिर्फ गर्मी की बारिश नहीं, सर्दियों का मौसम भी बाहरी फैक्टर से प्रभावित होता है। लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है मॉनसून की अनिश्चितता, कभी ज्यादा कभी कम। हाँ, यही तो मॉनसून की सबसे बड़ी चुनौती है, इसकी ये वेरिएबिलिटी। कभी इतनी बारिश के बाढ़ आ जाए और कभी इतना कम कि सूखा पड़ जाए। टाइमिंग भी आगे पीछे होती रहती है। जी, और यही चीज हमारी खेती और वाटर मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हमें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, ज्यादा पानी और पानी की कमी। इसका सीधा असर पड़ता है फिर फूड सिक्योरिटी पर, किसानों की इनकम पर, पूरी इकोनॉमी पर। बिल्कुल, इसीलिए मॉनसून की फोरकास्टिंग, उसके पैटर्न को समझना इतना जरूरी है। इस सारी विविधता और अनिश्चितता के बीच भारत को अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में कैसे बांटा जाता है? हाँ, कई क्लासिफिकेशंस है, पर मोटे तौर पर कुछ मुख्य जोन दिखते हैं। एक तो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, मतलब ट्रॉपिकल वेट, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। हाँ, लगभग साल भर, जैसे वेस्टर्न घाट का वो हिस्सा जहां हवा टकराती है, और नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हिस्सा, मेघालय, असम, केरल तट भी। ठीक है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, जिसे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई या सवाना भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट जोन है, ज्यादातर पेनिनसुला इसी में आता है। यहाँ मतलब एक साफ ड्राई सीजन और एक वेट सीजन होता है। सही, गरम सूखी गर्मी और फिर मॉनसून की बारिश। तीसरा है सेमी एरिड या अर्ध शुष्क। ये कहाँ है? ये पेनिनसुला के अंदरूनी हिस्से जो रेन शैडो एरिया में आते हैं, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के कुछ हिस्से। यहाँ बारिश कम, इवेपोरेशन ज्यादा। फिर आता है मरुस्थल, डेजर्ट क्लाइमेट। हाँ, पश्चिमी राजस्थान का थार डेजर्ट, यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, साल में 150 mm से भी कम। दिन बहुत गर्म, रातें ठंडी। और उत्तर भारत के मैदान, पंजाब, यूपी, बिहार, वो आता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधियों में, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। यहाँ गर्मियाँ गर्म और ह्यूमिड होती हैं, सर्दियाँ ठंडी और ड्राई। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़ी बारिश मिल जाती है। और आखिरी पहाड़ी इलाके। हाँ, माउंटेन क्लाइमेट। हिमालय में तो ऊंचाई के साथ क्लाइमेट बहुत तेजी से बदलता है। नीचे सब ट्रॉपिकल से लेकर ऊपर टुंड्रा या परमानेंट स्नो तक। इन जोन्स को देखते हुए बारिश के पैटर्न में जो भारी फर्क है वो भी साफ दिखता है। बिल्कुल, एक तरफ मेघालय का मौसिनराम, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, कितना बताया था? 11,000 मिलीमीटर सालाना औसत। जी हाँ, कल्पना करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, वहां मुश्किल से 100-150 मिलीमीटर। हाँ, तो ये एक्सट्रीम याद रखना आसान है। मौसिनराम ज्यादा, राजस्थान कम। ये दिखाता है कि पानी का बंटवारा कितना अनइवन है देश में। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? इन क्लाइमेट जोन्स और बारिश के पैटर्न का असर क्या होता है? असर तो हर चीज पर है। सबसे पहले खेती पर, कहाँ चावल होगा, कहाँ गेहूं, कहाँ बाजरा, ये सब बारिश और तापमान तय करते हैं। हाँ, ज्यादा बारिश तो पानी वाली फसलें, कम बारिश तो सूखा झेलने वाली। सही। फिर लोगों का बसाव, पॉपुलेशन डेंसिटी, नदी घाटियों में
अच्छी बारिश वाले मैदानों में आबादी घनी है, सूखे और पहाड़ी इलाकों में कम। और लोगों का रहन सहन भी तो बदलता होगा। बिल्कुल। घर कैसे बनेंगे, ढलान वाली छतें या सपाट छतें, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सब कुछ लोकल क्लाइमेट से जुड़ा है। ये क्लाइमेट की डाइवर्सिटी ही तो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का भी एक बेस है। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि भारत की जलवायु, हाँ, मॉनसून प्रकार की है, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी। कर्क रेखा देश को बांटती है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी, पहाड़, हवाएं, ये सब मिलकर इसे बहुत विविध बनाते हैं। हमने 4 मौसमों को समझा, कोल्ड, हॉट, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। और ये भी जाना कि साउथ वेस्ट मानसून क्यों इतना जरूरी है। हाँ, और कैसे एल नीनो, ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे बाहरी फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं। और आखिर में भारत की अलग-अलग क्लाइमेट जोन्स और बारिश की जबरदस्त असमानता देखी, मौसिनराम से राजस्थान तक। ये सारी जानकारी हमें स्रोतों से मिली है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि साइंटिस्ट्स इस कॉम्प्लेक्सिटी को और ठीक से समझने के लिए क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कोपेन क्लासिफिकेशन का जिक्र स्रोतों में है। अच्छा, वो AMAW BWH वाले कोड्स? जी, ये तापमान और बारिश के आधार पर क्लाइमेट को कोड देते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ज्योग्राफी में गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने आज भारत की जलवायु और मानसून की कहानी के कई अहम पहलू देखे, ये समझा कि ये कैसे काम करता है और इसका असर क्या है।